जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परमात्मा के एक डिफरेंट स्वरूप को और उसको ज्योतिष शास्त्र के साथ एसोसिएट करने का प्रयास भी करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि ज्योतिष शास्त्र उस पर्टिकुलर परमात्मा के सब्जेक्ट को कैसे लेता है। दर्शकों, जब भी हम परमात्मा की बात करते हैं तो परमात्मा को जैसे ही हम संबोधित होते हैं तो दो तीन शब्दों का इस्तेमाल हमेशा किया जाता है। जैसे सबसे पहला होता है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, हर जगह प्रेजेंट है, ओमनी प्रेजेंट, और उसके साथ ही सर्वशक्तिमान, कि परमात्मा में मैक्सिमम शक्तियां हैं या सारी शक्तियां परमात्मा के अंदर निहित हैं, ओमनी पोटेंट। सर्वव्यापी और सर्वशक्तिशाली। अब ये जो दो शब्द मतलब हैं जिसको हम परमात्मा के साथ हमेशा एसोसिएट करते हैं, अब इसी परमात्मा के सब्जेक्ट को जब हम जीवन के साथ एसोसिएट करते हैं, क्योंकि परमात्मा का मतलब ही है जीवन। जैसे जैसे हम अध्यात्म के अंदर गहरे जाते हैं तो धीरे धीरे हमें समझ में आता है कि परमात्मा हमसे कुछ अलग चीज़ नहीं है। हमारे अंदर जो चेतना है, बस वो ही चेतना या सारी चेतनाएं मिलकर जो एक चेतनाओं का विकास कह लीजिए या चेतनाओं का बाहरी एक्सप्रेशन कह लीजिए, वही हमारी सृष्टि होती है। परमात्मा को अगर ये कहा गया कि ये सर्वव्यापी है, तो सर्वव्यापी का मतलब अगर हम ज्योतिष शास्त्र में देखें, क्योंकि परमात्मा का संबंध हमारे जीवन से ही है, क्योंकि जीवन है तो परमात्मा है। क्योंकि सिंपल एक बात है दर्शकों, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आत्मा है तो ही परमात्मा है। क्यों? क्योंकि अगर आपके शरीर के अंदर जीवन है तो ही सृष्टि है, अगर सृष्टि है तो ही वो परमात्मा के कॉन्सेप्ट की बात की जा सकती है। अगर हम जीवित ही नहीं होंगे तो ना सृष्टि, ना आत्मा, ना परमात्मा। इस लॉजिक को जब हम पकड़ते हैं और इस लॉजिक को जीवन के साथ एसोसिएट करते हैं तो आत्मा और परमात्मा ये कहीं ना कहीं एक ही शब्द है। और जब ये सर्वव्यापी है तो इसका मतलब क्या हुआ? सर्वव्यापी का मतलब तो ये हुआ कि वो हर कालखंड में विद्यमान है। अब दर्शकों, कालखंड का मतलब यहाँ पर हम कैसे समझ सकते हैं? हमारा ये जो ज्योतिष शास्त्र है, ये कहीं ना कहीं ये समय का ही तो शास्त्र है। क्यों मैंने कहा कि इसको हम ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से समझने का प्रयास करेंगे? क्योंकि हमें जो जीवन मिलता है दर्शकों, वो एक पर्टिकुलर कालखंड के लिए मिलता है। लिमिटेड समय अवधि के लिए हम इस धरती पर आते हैं अपने जीवन को जीने के लिए। अब कोई चीज़ जब असीमित नहीं है, सीमित है, बाउंड्रीज में बंधी हुई है, समय से बंधी हुई है, तो आत्मा हम कह सकते हैं समय से बंधी हुई चीज़ है। यानी आत्मा को तो हम समय से बांध नहीं सकते। अध्यात्म ये भी कहता है और हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही कहते हैं कि आत्मा को तो किसी किस्म का बंधन दिया ही नहीं जा सकता। आत्मा किसी बंधन में हो ही नहीं सकती। गीता के उन शास्त्रों को, मतलब जो मंत्र हैं, उनको याद कर लीजिए आप। गीता बहुत स्पष्ट शब्दों में कहती है कि आत्मा को हम किसी भी बाउंड्री में बांध नहीं सकते। ना आत्मा को बांधा जा सकता है तो ना ही उस आत्मा के परम विशाल स्वरूप परमात्मा को बांधा जा सकता है। मगर जीवन क्योंकि लिमिटेड है, समय से बंधा हुआ है, और हमारा ज्योतिष शास्त्र है ही उसी ज्योति का एक्सटेंशन, यानी कि उस ज्योति के बारे में बताने का ही शास्त्र है। अब दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र को थोड़ा सा अब आप यहां पर समझिए। ज्योतिष शास्त्र कहां से शुरू होता है? दर्शकों, ये शुरू होता है सूर्य से। सूर्य को हम मानते हैं कि ये प्राइमरी एनर्जी का सोर्स है। यहां पर वो परमात्मा की बात नहीं हो रही, ये परमात्मा मतलब प्राइम एनर्जी के सोर्स की बात हो रही है। यानी कि एनर्जी का सोर्स सूर्य
और ये जो सूर्य है ये कहाँ पर समाप्त होगा? सूर्य यानी प्रकाश, प्रकाश का समाप्ति कहाँ होगी? अंधकार में होगी। अंधकार का मतलब शनि, सैटर्न। अब हमारे पास दो छोर मिल गए, एक सूर्य का छोर और दूसरा छोर शनि का। हम इसको ये भी कह सकते हैं ये हमारे लाइट का स्पेक्ट्रम है, प्रकाश का स्पेक्ट्रम। सूर्य से शुरू हुआ, अंधकार यानी कि शनि तक गया। और वैसे भी हम प्रकाश को, क्योंकि हम लोग साइंस के स्टूडेंट्स भी हैं, अध्यात्म में तो हैं ही हैं, मगर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, और आप में से भी जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो क्लियरली इस प्रकाश के स्पेक्ट्रम को समझते हैं। इसको नॉर्मल भाषा में हम, छोटे बच्चे भी आजकल तो इन चीज़ों को जानते हैं, हम इसको विबग्योर कहते हैं। यानी कि प्रकाश को 7 खंडों में विभाजित कर दिया जाता है, उसको प्रकाश का स्पेक्ट्रम बोला जाता है। अब ये जो विबग्योर है, एक तरफ वायलेट एक तरफ रेड, यही हमारे प्रकाश का स्पेक्ट्रम है। मगर जैसे जैसे साइंस आगे डेवलप करती गई, वैसे वैसे साइंटिस्टों ने इस चीज़ को खोज लिया कि वायलेट से पहले भी कुछ है और रेड के बाद भी कुछ है। सो अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड। अब ये जो दो, जिसको हम कह सकते हैं कि खोज हुई, इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट की, हमारे ज्योतिष शास्त्र में ऋषियों ने इस चीज़ को, इस साइंस की इन्वेंशन को बहुत पहले खोज लिया था दर्शकों। उन्होंने इसको नाम दिया था शैडो प्लैनेट्स, छाया ग्रह। उनको उन्होंने सीधा प्रकाश में नहीं डाला, उसको उन्होंने बोला कि ये छाया ग्रह हैं, एक सूर्य से पहले एक शनि के बाद। एक को उन्होंने नाम दे दिया केतु का और दूसरे को नाम दे दिया राहु का। और प्रकाश की गति को समझाने के लिए उन्होंने उस एलिप्टिकल में, उस डायरेक्शन को उन्होंने बोला कि जब भी सूर्य चंद्रमा एक दूसरे से क्रॉस करेंगे तो एक नॉर्थ नोड एक साउथ नोड बनेगा। अब ये जो नॉर्थ नोड साउथ नोड है, हमें समझाने के लिए ऋषियों ने ये कहा कि ये आपके राहु केतु हैं। अब दर्शकों, यहाँ पर आप कहोगे कि मैं राहु केतु की बात क्यों कर रहा हूँ? दर्शकों, राहु केतु की बात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे जीवन का स्पेक्ट्रम है। हालांकि ये हमें पता नहीं लगता। हम कहते हैं ना कि प्रकाश के 3 हिस्से हैं, ना सॉरी, जीवन के जो कालखंड है, समय के 3 हिस्से हैं, पास्ट, वर्तमान और फ्यूचर। हम इसको 3 हिस्सों में लेते हैं। अब ऋषियों ने इसी समय के 3 हिस्सों को उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से दर्शकों विभाजित किया। पास्ट को उन्होंने केतु के साथ एसोसिएट कर दिया और फ्यूचर को उन्होंने राहु के साथ एसोसिएट कर दिया। यानी कि एक चीज जो आपके वर्तमान से पहले है और जो वर्तमान के बाद में होगी, और जीवन को उन्होंने बोला कि जीवन वर्तमान में है। जब जीवन वर्तमान में है तो केतु जीवन से पहले की बातें यानी कि हमारे पास्ट की बातें, और राहु हमारे फ्यूचर की बातें यानी कि हमारे प्रेजेंट के बाद की बातें। अब दर्शकों, समय को, कालखंड को 3 हिस्सों में विभाजित कर दिया। अब आप कहोगे कि हमने सब्जेक्ट शुरू किया था परमात्मा से, मगर दर्शकों, मैंने आपको समझाया कि परमात्मा का मतलब ही समय, क्योंकि जीवन कालखंड में है। जब तक जीवन है तब तक आत्मा है, तब तक परमात्मा है। सो हमें परमात्मा के उस स्वरूप को समझने के लिए, जब तक चेतना हमारी जागृत है, हमारे अंदर जीवन है, तब तक जीवन का कोई मीनिंग है। जब तक जीवन है तब तक पास्ट है, तब तक ही फ्यूचर है। मगर जीवन हम जीते कब हैं? एक क्षण, एक पल, जिसे वर्तमान कहा जाता है। अब दर्शकों, मेरा लॉजिक अब आप समझ गए कि हम 2 शब्द यूज करते हैं, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान। अब क्या राहु केतु सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान हैं? यानी कि जो परमात्मा को समझाने के लिए ऋषियों ने अपनी तरफ से
अपने दिमाग में जो कल्पना का क्षेत्र बनाया, जिसके माध्यम से उन्होंने हमें समझाने का प्रयास किया कि आप परमात्मा को कंप्लीटली कैसे समझ पाओगे। तो पहले तो उन्होंने समय के कालखंड को 3 हिस्सों में विभाजित किया। फिर उन्होंने कहा कि ज्योतिष शास्त्र में अगर आपको समझना है तो एक तरफ केतु, एक तरफ राहु, बीच में आपके 5 प्लैनेट्स प्लस 2 सूर्य चंद्रमा। उन्होंने हमें इसी तरीके से समझाने का प्रयास किया और आप देखिए ये साइंटिफिकली कितना लॉजिकल है। वैसे भी जो हमारा विबग्योर है, विबग्योर भी तो दर्शकों वो 7 ही रश्मियां हैं। आप जिसको डिफरेंट कलर्स कह सकते हो, वो 7 रश्मियां ही तो है। 7 रश्मियां मिलके एक प्रकाश की किरण बना देते हैं। सो ज्योतिष शास्त्र और साइंस कहीं ना कहीं एक दूसरे के बहुत करीब आता हुआ दिखता है। और परमात्मा, जब ये दोनों लॉजिक और साइंस इतना करीब आ गए, अध्यात्म इतना करीब आ गया, तो परमात्मा इससे दूर कैसे हो सकता था। तो मैंने जब अपने तरीके से इसको समझने का प्रयास किया तो दर्शकों मुझे ये मिला कि जो सर्वव्यापी वर्ड है, सर्वशक्तिमान वर्ड है, ये कहीं ना कहीं परमात्मा के लिए नहीं, हमारे अंदर बैठे हुए ब्रह्म, हमारे अंदर बैठे हुए उस परमात्मा के स्वरूप आत्मा के लिए ही बोली गई बातें हैं। और कोई सर्वव्यापी नहीं हो सकता, और कोई सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता। हम ही सर्वव्यापी हो सकते हैं और हम ही सर्वशक्तिमान हो सकते हैं। तभी राहु के साथ एक चीज एसोसिएट कर दी गई शास्त्रों में। राहु को बोला गया कि इसकी कोई भी लिमिट्स नहीं है, राहु अनलिमिटेड जगह तक जा सकता है। कोई चीज जो अनलिमिटेड डेस्टिनेशन तक जा सके, अनलिमिटेड पोटेंशियल रखे, तो दर्शकों ये क्या हुआ, ये तो ओमनी पोटेंट ही तो हुआ। यानी कि उसकी पोटेंसी इतनी ज्यादा है कि उसको हम लिमिट कर ही नहीं सकते। तो राहु केतु के माध्यम से ऋषियों ने हमें उस कंप्लीट कालखंड को, उस परमात्मा द्वारा दिए गए उस पूरे जीवन चक्र को हमें समझाने का प्रयास किया। अब दर्शकों, इसको अब हम अपने ज्योतिष शास्त्र में समझते हैं कि जो सर्वव्यापी वर्ड है, क्योंकि राहु केतु के बारे में ये बातें, क्योंकि अगर हम बृहत्पराशर होरा शास्त्र से लेकर जितने भी ग्रंथ हमें मिले हैं ज्योतिष शास्त्र के, सारे ग्रंथ इकट्ठे कर लें, सब में राहु केतु के बारे में थोड़ा थोड़ा मेंशन है। कंप्लीटली राहु केतु को किसी ने भी डिस्क्राइब नहीं किया, मगर जब राहु के साथ वो शब्द कहीं ना कहीं जुड़ रहा प्रतीत होता है तो उसको ज्योतिष शास्त्र में समझ भी तो लेते हैं। हम कहते हैं ना कि सत्य को आंच नहीं होनी चाहिए। सत्य को देखने के लिए हमें सीधा सीधा ज्योतिष शास्त्र में चलें। तो दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में अब मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि जो बात मैं ये कह रहा हूं, क्या वो ज्योतिष शास्त्र में, हमारे कुंडली में, हमारे हॉरोस्कोप में वो बातें प्रेजेंट हैं। अब दर्शकों, अगर हम ग्रहों के हिसाब से अपनी कुंडली को देखते हैं तो ग्रहों के हिसाब से राहु केतु को तो मेंशन ही नहीं दिया गया, किसी भी भाव का अधिपति उनको बनाया ही नहीं गया, किसी भी हाउस की लॉर्डशिप उनको दी ही नहीं गई। मगर जैसे ही थोड़ा सा हम अंदर जाते हैं, यानी कि नक्षत्रों के अंदर, तो दर्शकों वहां पर जो लॉर्डशिप किसी एक प्लेनेट को, अगर सूर्य को मिली, चंद्रमा को मिली, शनि को मिली, बृहस्पति को मिली, वो ही लॉर्डशिप राहु और केतु को भी मिली। अब राहु और केतु दर्शकों, आप देखो क्या मजेदार यहां पर बात हो जाती है। अब राहु केतु हम कहते हैं एक एनर्जी एक्सिस है, एक पास्ट है, एक फ्यूचर है। हम कहते हैं ये पुल एंड पुश वाला, मतलब हम सिस्टम से उसको समझने का प्रयास करते हैं। अब दर्शकों, हम एक एक भाव में राहु केतु की प्रेजेंस को समझने का प्रयास करेंगे। दर्शकों, क्या आपको लगता है कि प्रथम भाव में राहु या केतु किसी भी तरीके से विद्यमान है? जैसा मैंने कहा, पहले तो आप उन नक्षत्रों के उन भावों को समझ लें। सबसे पहले दर्शकों, हम 159 को लेते हैं। 159 में क्या होता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा हमारा मूल त्रिकोण है। अब 159 में आप देखोगे कि शुरुआत ही कहाँ से होती है? केतु से होती है। पहला नक्षत्र अश्विनी, माघा, मूल, ये तीनों
केतु देवता के नक्षत्र हैं। अगर 159 में केतु आ गया तो केतु का काउंटर पार्ट राहु उसके ऑपोजिट भाव में ही होगा और कहीं जा ही नहीं सकता। सो 1 का ऑपोजिट आप देखोगे, 1 का ऑपोजिट 7। अब 7 में राहु महाराज कहाँ है? स्वाति नक्षत्र के रूप में दर्शकों प्रेजेंट हैं। 5th का ऑपोजिट क्या है? दैट इज 11th में राहु महाराज सतभिषा के रूप में वहां मौजूद मिलेंगे आपको। और मूल 9th भाव का सब्जेक्ट है। अब 9th भाव का ऑपोजिट क्या हुआ? तीसरा भाव। अब तीसरे भाव में आर्द्रा नक्षत्र। सो दर्शकों, जहां केतु है राहु उसके सामने। अब इसी से आप देखोगे कि 12 के 6 भाव तो आपके हो ही गए। 12 में से 6 भाव में तो सीधा राहु केतु नक्षत्रों के माध्यम से प्रेजेंट है। अब बाकी 6 भाव, क्या उनमें राहु केतु की प्रेजेंस है? अब दर्शकों, यहां पर डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट तरीके से हमें समझाने का प्रयास किया। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिली हमें कहीं से कि एक जगह से इकट्ठी इंफॉर्मेशन मिल जाए, नहीं, पार्ट्स में, टिटबिट्स में। काफ़ी ऑथर्स मानते हैं कि राहु की लॉर्डशिप 2nd और 3rd दोनों को मानते हैं। 2nd और 3rd की लॉर्डशिप अगर उसको मिल गई, राहु को दे दी गई, तो उसका काउंटर पार्ट कहाँ जाएगा? 8th और 9th में। अब 3 और 9 में तो दर्शकों पहले ही राहु केतु की प्रेजेंस नक्षत्रों के माध्यम से ही बन गई थी। मगर 2 और 8 में हम दर्शकों 8th हाउस में केतु को मैक्सिमम, हम मतलब अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो केतु के 2 हाउसेस को हम लेते हैं, 8th और 12th। अगर 8 में केतु स्ट्रांग है तो 2nd में राहु आएगा ही आएगा। सो अब आप देखिए, 1st हाउस, 2nd हाउस, 3rd हाउस और इसके काउंटर पार्ट उनके ऑपोजिट हाउसेस, वहां पर तो हमें सीधा राहु केतु की प्रेजेंस दिखाई दे ही गई। अब आते हैं दर्शकों यह समझने के कि तीसरे भाव के बाद चौथे भाव में क्या राहु केतु की प्रेजेंस है। अब दर्शकों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा सब्जेक्ट है कि क्या वहां पर ये पॉसिबिलिटी किसी भी तरीके से बनती है। नक्षत्रों के माध्यम से देखने का प्रयास करोगे तो आपको वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि नक्षत्र वैसे भी चौथा भाव चंद्रमा का है और 10th भाव किसका है? शनि का है। सो चौथे और 10वें में राहु केतु हमें महसूस नहीं होते कि वो हैं वहां पर। मगर दर्शकों, अब यहां पर मैं आपको एक बात क्लियरली बताता हूं कि कुछ चीजें ऋषियों ने रहस्य के रूप में, सीक्रेट के रूप में डाल दी जो हमें समझ नहीं आई। हमने उसको सीधा सुपरफिशियली पकड़ लिया। अब मैं बात करता हूं दर्शकों यहां पर स्पेशली अश्लेषा नक्षत्र, जो कि बुध देवता का नक्षत्र है। बाहर से देखने में आप देखोगे कि यह बुध का नक्षत्र है, मगर अश्लेषा में एसोसिएट क्या किया गया? पॉइजन। अब पॉइजन दर्शकों किसका होता है? पॉइजन तो सर्प, स्नेक का ही हो सकता है और किसी का तो पॉइजन होता नहीं। और वैसे भी जब भी हम मरकरी की बात करते हैं तो मरकरी को हम अपने दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं, अगर आप न्यूरॉन्स को उसकी फोटो देखने का प्रयास करोगे तो आपको कहीं ना कहीं वो सर्प की आकृति ही दिखाई देगी। और वैसे भी अश्लेषा नक्षत्र में हम कहते हैं कि पॉइजन पड़ा है वहां पर। अब पॉइजन कोई भी कौन सा हो सकता है दर्शकों? पॉइजन तो सबके पास्ट का ही हो सकता है और तो कोई पॉइजन होता नहीं, क्योंकि अगर प्रेजेंट है पॉइजन तो वो पास्ट में ग्रंथि के रूप में प्रेजेंट होगा। क्योंकि अगर पॉइजन शरीर के अंदर आ गया, वर्तमान के अंदर आ गया, तो वो तो शरीर की मृत्यु कर देगा। सो जब भी पॉइजन को प्रेजेंट होना होगा वो ग्रंथि के रूप में, ग्लैंड के रूप में ही प्रेजेंट होगा। और हम कहते हैं कि अश्लेषा में पॉइजन की ग्रंथियां हैं और उन ग्रंथियों को ही ओवरकम करने के लिए हमें ये जो हमें भाव मिलता है
कि चौथे से पांचवें में, जिसको हम गंडांत कहते हैं। गंड का मतलब क्या है? वो गांठें ही तो हैं। तो अश्लेषा के अंदर वो जो विष की गांठें, पॉइजन की गांठें, दर्शकों ये क्या है? ये सीधा सीधा राहु ही तो पड़ा है। अब राहु वहां पर पड़ा है मगर गांठें पड़ी हैं, क्योंकि स्नेक को हम ले रहे हैं, मगर गांठें पड़ी हैं पास्ट की। तो पास्ट क्या हुआ? पास्ट तो फिर केतु हुआ। तो चौथे भाव में हमें बाई प्रॉक्सी और इनडायरेक्टली हमें केतु प्रेजेंट मिलता है। अगर केतु फोर्थ में प्रेजेंट मिलेगा तो उसका काउंटर पार्ट 10th में तो जाना ही पड़ेगा। और वैसे भी दशम भाव किसका है दर्शकों? दशम भाव है शनि का। अब हमेशा क्या कहा जाता है कि जब भी किसी को कर्म करना है तो इमोशनलेस होकर करना चाहिए उसको। इमोशंस का मतलब क्या है? वहां पर ज्ञान जरूर होना चाहिए मगर इमोशंस और विचार नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब तक इमोशंस, भावनाएं और विचार चलेंगे हम कर्म नहीं कर सकते। यानी कि अगर हमें फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ काम करना है तो हमें वर्तमान में जाकर काम करना पड़ेगा। और वर्तमान में जाकर काम करने के लिए, ताकि हमारा फ्यूचर एक्टिवेट हो जाए। और वैसे भी आप देखोगे कि शनि मैक्सिमम कंफर्टेबल, या शनि के जो सेकेंड शनि का भाव है एक्वेरियस, उसमें को लॉर्ड कौन है? उसमें को लॉर्ड राहु ही तो है। तो शनि राहु के साथ तो कंफर्टेबल हो गया। सो यहां पर वो शनि के अंदर लेटेंट तरीके से, जिसको हम कहते हैं ना, कोई एनर्जी कई बार एक्सप्रेस नहीं करती मगर लेटेंट तरीके से उसके अंदर पड़ी होती है। तो वो एनर्जी कौन सी है? वो राहु की है। सो दर्शकों 410 में भी यही बात आ गई। अब 511 में दर्शकों मैंने आपको ऑलरेडी वो बात समझा दी कि 511 में अगर 11 में राहु को लॉर्ड है तो 5th में केतु को आना पड़ेगा। इसी वजह से आप देखो 5th हम क्या लेते हैं? हमारे एंसेस्टर्स हैं। हमारे दर्शकों ये जो भाव हैं, अगर आप एक एक भाव में राहु केतु को सही तरीके से खोजने का प्रयास करोगे, वो किताबी बातें छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि किताबी बातें हैं वो आपको शुरू में समझाने के लिए थी। वो आपने समझ लिया कि ज्योतिष शास्त्र में भावों को कैसे देखना है, उनके लॉर्ड्स को कैसे देखना है, नक्षत्रों को कैसे देखना है, नक्षत्रों के लॉर्ड को, वो सुपरफिशियल चीज़ थी। मगर जब आप खोजोगे अपने लेवल पर तो आपको 511 में सीधा सीधा राहु केतु की प्रेजेंस दिखाई देगी। अब दर्शकों कौन सा भाव बच गया? अब तो एक ही भाव बच गया, वो है 6-12। और जहां पर आजकल वैसे भी गोचर चल रहा है। अब गोचर में तो चलो राहु केतु घूमते ही रहेंगे, वो तो चक्र चलता रहेगा, समय का चक्र है, वो हमेशा घूमता रहता है। मगर अब अगर हमें इसको देखना है कि भाई 6-12 में राहु केतु की प्रेजेंस क्या है, अब दर्शकों हम 12th भाव को मृत्यु का भाव ही तो मानते हैं, और मृत्यु के लिए केतु का होना आवश्यक है। केतु के बिना मृत्यु हो ही नहीं सकती, क्योंकि केतु अकेला ऐसा प्लेनेट है जो आपको पास्ट की चीजें भी देता है मगर डिटैचमेंट भी तो दे रहा है ना। और मृत्यु शरीर से डिटैचमेंट है, और शरीर का मतलब क्या है? उस जीवन का पास्ट, यानी कि उसी पास्ट ने जो जीवन किसी भी शरीर के अंदर डाला, उससे वो जो डिटैचमेंट आ रही है वो केतु से आ रही। सो 12th हाउस में हम केतु को बहुत स्ट्रांग मानते हैं। अगर दर्शकों केतु को 12th में स्ट्रांग मानते हैं तो उसका काउंटर पार्ट कहाँ जाएगा? राहु। उसको छठे में जाना ही पड़ेगा। अब छठे में अगर आप देखोगे दर्शकों, बड़ी मज़ेदार बात है, और मैं हैरान था कि शास्त्रों में ये चीज़ें सीक्रेट के तौर में ज़रूर हैं प्रेजेंट, मगर लोग इसको पकड़ क्यों नहीं पा रहे थे। अब छठे भाव में राशि की बात करें तो कन्या राशि हो जाती है। कन्या राशि किसकी है दर्शकों? कन्या राशि उसी बुद्ध की है जिसको हम अपनी बुद्धि के साथ एसोसिएट करते हैं, अपने ब्रेन के साथ एसोसिएट करते हैं। और ये बुद्धि का एग्जॉल्टेड भाव, स्ट्रॉन्ग, जहाँ पर मैं हमेशा अपने वीडियोस में ये कहता हूँ कि कन्या राशि को मैं मैच्योर मरकरी कहता हूँ। अब मैच्योर मरकरी का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर
आपका ब्रेन उस दिशा में गति करता है, काम करता है, जहां पर आप मेच्योरिटी दिखा सकते हो। यानी कि जो छठे भाव के अंतर्निहित चीज़ें आपको मिली, रोग ऋण शत्रु आपको मिला, वो एनेमिकल चीज़ें आपको मिली, उससे विनोवर करने के लिए जो कैपेबिलिटी किसी के भी अंदर हो सकती है, वो छठे भाव के अंदर है। छठे भाव को हम शत्रु भाव कह देते हैं बाहर से, मगर एक्चुअल में शत्रु भाव जहां पर है, यानी आप समझ सकते हो कि छठा भाव आपका एक ताला है। अब ताले के अंदर उसका की होल भी तो वही होगा। उन एनिमीज से विनोवर करने की कैपेबिलिटी, उस ताले को खोलने के लिए वो जो चाबी लगाने का स्थान, वो दर्शकों वहीं पर ही होता है। और चाबी उस की होल में जब जाती है तो वो ताला खुल जाता है। यानी कि प्रॉब्लम आई, एनिमीज आए, रोग आया, ऋण आया, शत्रु आए, मगर हमने अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके इन तीनों से विजय प्राप्त कर ली, विक्ट्री प्राप्त कर ली। और ये तो दर्शकों, ये कार्य तो सिर्फ राहु ही तो देता है। सो दर्शकों, राहु केतु समय के हर काल में मौजूद हैं। अब समय के हर काल में मौजूद, हम कहते हैं परमात्मा भी है। सो परमात्मा के उस स्वरूप को जो पास्ट और फ्यूचर में प्रेजेंट है, दर्शकों ऋषियों ने राहु केतु के माध्यम से परमात्मा के उस स्वरूप को हमें समझाने का प्रयास किया गया है। दर्शकों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हालांकि हम लोग सीधा सीधा राहु केतु को असुरों के साथ ले लेते हैं, मगर उसका आंसर भी तो ऋषियों ने खुद ही दे दिया कि भाई आपकी पास्ट में पॉइजन की ग्रंथियां आ सकती हैं, विष आ सकता है, आप अपने विचारों में वो नेगेटिविटी रख सकते हो, मगर उसको छोड़ना भी तो है। उसको छोड़ने के लिए जब तक आप उसको उस ग्रंथि से पार नहीं पाओगे, उससे विनोवर नहीं करोगे, उसको छोड़ोगे नहीं, तब तक आप अमृत की खोज में कैसे जा सकते हो। और अमृत का सब्जेक्ट तो किसके पास था? राहु के पास ही तो था। चाहे आप जितने शास्त्र में वो जो पौराणिक कथा जो समुद्र मंथन से निकलती है, आप खुद खोज सकते हो दर्शकों कि अमृत कहाँ से मिला। दर्शकों वो मिला राहु के माध्यम से ही। और राहु ने, हम कहते हैं फिर क्लेवर होके, जब उसको सीधे तरीके से अमृत नहीं मिल पा रहा था तो उसने कैमोफ्लेज करके, कैमोफ्लेज भी किसको किया, किसका स्वरूप उसने धारण किया? उसने धारण किया चंद्रमा का। चंद्रमा यानी मन का। तो दर्शकों चाहे आप जितनी मर्जी विष की ग्रंथियां साथ में लेकर आ जाओ, आपके मन के अंदर उस मृत्यु भाव से बचने के लिए जो अमृत तत्व की बात है, हर मन के अंदर इच्छा, सबसे बड़ी इच्छा उसी अमृत तत्व की है, उसी मुक्ति की है, उसी मोक्ष की है। सो दर्शकों राहु केतु और ये जो हमारे ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के थ्रू ऋषियों ने चीज़ों को समझाया, इसको प्लीज़ निवेदन है कि इसको आप शत्रुता से मत देखो, इसको राक्षस प्रवृत्ति के साथ मत देखो, इसको जीवन के साथ जोड़ दो। और जब जीवन के साथ जोड़ोगे तो दर्शकों जीवन तो ऐसा ही होता है। हर जीवन में कुछ अच्छा होगा, कुछ नेगेटिव भी होगा, कुछ सुंदर होगा, कुछ बुरा भी होगा, कुछ पॉजिटिव होगा, कुछ नेगेटिव भी होगा। तो दर्शकों ये तो जीवन का स्वरूप ही ऐसा है। जीवन के अंदर अगर फ्यूचर है तो भाई पास्ट भी है। हो सकता है किसी का पास्ट बहुत सुंदर हो मगर फ्यूचर उतना सुंदर ना हो, और इसका उल्टा भी हो सकता है कि किसी का पास्ट बहुत अच्छा ना हो मगर फ्यूचर उसका बहुत खूबसूरत हो। सो दर्शकों जीवन को समझने के लिए वर्तमान में जाकर परमात्मा के उस सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान स्वरूप को अगर आप देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो जीवन से नेगेटिविटी दूर कर दो। किसी के साथ वैमनस्य नहीं, किसी के साथ हेट नहीं, किसी के साथ जेलसी नहीं, सबको उतना ही प्यार। और जब आप इस तरीके से देखोगे तो आपको अपना शत्रु प्यारा ही नहीं लगेगा, आपको शत्रु में भी उसी परमात्मा की चीज़ें दिखेंगी जो एक्चुअल में परमात्मा चाहता है कि हम समझें। क्योंकि जीवन समग्र है, ठीक है,
आज की डेट में मतलब कह सकते हो कि भाई अंधकार ज़्यादा हो सकता है, प्रकाश ज़्यादा हो सकता है, वो समय की बात हो सकती है, मगर हमेशा तो ऐसा नहीं होगा। और परमात्मा तो समग्र है, कंप्लीट है, हमेशा है, सर्वव्यापी है। तभी तो हम सर्वेश्वर कह देते ना, सर्व ईश्वर। दर्शकों, परमात्मा को भी सही तरीके से आप समझने का प्रयास करो, और अध्यात्म का मतलब यही तो होता है। तभी हम कहते हैं कि जैसे ही राहु केतु हमारे जीवन में आते हैं, तर्क, लॉजिक, और तर्क और लॉजिक से जो इन्वेंशंस निकलती हैं, जो समझ डेवलप होती है दर्शकों, वो हमें पूर्णता की तरफ ले जाती है। देखो, पूर्ण दर्शकों होना बहुत मुश्किल है। हालांकि हम मंत्र बोलते हैं, ओम पूर्णमिदं पूर्णमादाय पूर्ण, ये जो मंत्र है दर्शकों, ये पूर्णता के बारे में, मगर उस मंत्र के अंदर भी दर्शकों यही तो खूबसूरत बात है कि पूर्ण अपने अंदर भी तो पूर्णता लेकर बैठा है, और उसी पूर्णता की इच्छा के लिए हम पूर्णता को ही अपने अंदर लाना चाहते हैं। हर चीज दर्शकों पूर्ण है, हर चीज अच्छी है, हर चीज सुंदर, हर चीज कंप्लीट है। बस दर्शकों, यही मेरा निवेदन था आज की वीडियो में, जिसमें मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि राहु केतु आपके 12 के 12 भाव में विद्यमान हैं, सर्वव्यापी हैं, और अगर आप उनसे वो सर्वशक्तिमान वाली शक्ति लेना चाहते हो तो वो शक्ति भी वहां पर प्रेजेंट है, क्योंकि आपके जीवन के अंदर पोटेंशियल परमात्मा ने भर भर के भेजा है। आप ही बिल गेट्स बन सकते हो, और आप ही सिकंदर, जिसको हम कहते हैं उसने दुनिया जीत ली थी, आपके अंदर वो सिकंदर के जीन्स, उसका तत्व भी प्रेजेंट है। चाहे वो पास से देख लो, चाहे प्रेजेंट, मगर इसको जीने के लिए, इसको अचीव करने के लिए आपको वर्तमान यानी कि प्रेजेंट में आना पड़ेगा। दर्शकों, दोबारा से अब वर्तमान में ही आ जाते हैं। क्योंकि निवेदन हर वीडियो के अंत में मुझे करना होता है, वर्तमान में आकर ही मैं आपसे वो निवेदन कर रहा हूँ कि दर्शकों, एस्ट्रो इंटेलिजेंस आध्यात्मिक नॉलेज, और स्पेशली वैदिक आध्यात्मिक ज्योतिष की नॉलेज का ही इकलौता प्लेटफॉर्म है दर्शकों, जहाँ पर इसके अलावा कोई और बात नहीं होती। इस आध्यात्मिक नॉलेज को घर घर तक पहुँचाने के लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप शेयर करिए, घर घर तक पहुँचाइए, ताकि ज्ञान की गंगा दर्शकों, उसका प्रवाह रुकना नहीं चाहिए, घर घर तक पहुँचनी चाहिए ज्ञान की गंगा। और इसके लिए आपका सहयोग आप मुझे अपेक्षित है, और आशा करता हूँ कि आप मुझे बहुत प्यार देते हो, ये सहयोग भी मुझे मिलेगा। बाकी जो दर्शक अपने चार्ट्स मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं, उनके लिए दर्शकों मेरा एक ही फ़ोन नंबर है, दैट इज़ 9881164480। उसी के माध्यम से आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हो। इसी तरह की अच्छी ज्ञानवर्धक अगली वीडियो आने तक दर्शकों इंतज़ार करिए, और मन में हमेशा पॉजिटिविटी और उस प्रकाश को भर के रखिए, ताकि जब हम अगली बार मिलें एक अच्छे टॉपिक के साथ, दोबारा से अपने जीवन को प्रकाशमान बनाने के रास्ते पर चलें।